गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हमारे कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के गठन से संबंधित आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे भारत का सर्वोच्च न्यायालय या हमारा सुप्रीम कोर्ट उसमें किस प्रकार से हमारे न्यायाधीशों की जो उनकी संख्या है, उनकी जो किस प्रकार से नियुक्ति होती है, हमारे न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है और कितनी आयु सीमा तक वो काम करते हैं, फिर जो उसमें कार्य प्रणाली है, सब कुछ समझने का आज हम शुरुआत करें, समझेंगे। देखिए विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने हमारे उच्चतम न्यायालय की पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन किया था कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ये 28 जनवरी 1950 से अस्तित्व में आया। तब से अनवरत हमारा आगे बढ़ रहा है, हमारा लोकतंत्र, हमारी शासन व्यवस्था, हमारे देश की डेमोक्रेसी। लेकिन आपको पता है, मैंने कल भी बताया था कि 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। वो उसी का उत्तराधिकारी हमारा भारत का उच्चतम न्यायालय है। लेकिन उच्चतम न्यायालय हमारा सर्वोच्च और अंतिम न्यायालय है, ये इसका फैसला अंतिम होता है। इसमें इसके विरुद्ध कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती। ये हमारा स्वतंत्र भारत, लोकतांत्रिक भारत, हमारे संप्रभु भारत का सर्वोच्च अदालत, सर्वोच्च न्यायालय है। तो आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे इस सर्वोच्च अदालत का गठन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है, इन सब का एक एक करके हम सब अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी नई अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत घर बैठे मिला रहे। अभी फ़िलहाल जिस दौर से गुजर रहे हैं तो बेहतर है कि आप अपने घर पे बैठे ऑनलाइन कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा इन सब कक्षाओं का फ़ायदा उठाएं और अपने विषय के प्रति ज्ञान अर्जित करें। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि हमारा जो उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है और क्या क्या है, इस सब का पूरा हम विवरण करेंगे। देखिए, जिस समय हमारा संविधान लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा हूँ, संविधान लागू किया था तो संविधान में ये प्रावधान किया था कि एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश ही भारत के सुप्रीम कोर्ट में होंगे। अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश, यानी कुल मिला के कितने, 8 न्यायाधीश। 8 न्यायाधीश भारत के सुप्रीम कोर्ट में होंगे। मैं बात 1950 की कर रहा हूँ, मूल संविधान की बात कर रहा हूँ। आपको समझना है कि जिस समय हमारा संविधान लागू किया था उस समय हमारे संविधान के तहत हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो कितने होंगे, 8। एक तो होंगे मुख्य न्यायाधीश जिसको कहते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 7 अन्य न्यायाधीश, यानी कुल 8 न्यायाधीश थे। ठीक है। अब आपके मन में ये प्रश्न स्वाभाविक पैदा होगा कि फिर जब मूल संविधान में इतने थे, आज बढ़ते बढ़ते इनकी संख्या 34 हो गई है। 34 हो गए हैं, 33 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है, 34। 34 हमारे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हैं। तो फिर ये संख्या कौन बढ़ाता है, इसके बारे में क्या है तो मैं आपको स्पष्ट करता हूँ कि संविधान के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या तथा सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार यानी उनकी शक्ति का विस्तार तथा न्यायाधीशों के वेतन, न्यायाधीशों को जो सैलरी, पेमेंट, वेतन तथा उनकी सेवा और शर्तें, ये सब कुछ तय करने का अधिकार किसको प्राप्त है पता है आपको, संसद को, भारतीय संसद को। भारतीय संसद ही न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करती है, उनके क्षेत्राधिकार में वृद्धि करती है, या न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि करनी है, सेवा शर्तों, सब कुछ निर्णय करने की ताकत किसके पास है, भारतीय संसद के पास है।
ठीक है। इसलिए संसद ने क्या किया है कि समय समय पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई है। मूल संविधान में 8 थी, लेकिन 1960 में संख्या में फिर वृद्धि की गई, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि समय के साथ साथ कार्य विस्तार होता है, पेंडेंसी बढ़ती है, फिर जनसंख्या वृद्धि होती है, मामले खूब ज़्यादा हो जाते हैं और कई प्रकार से कई तकनीकों का समावेश होता है, तो उसमें संख्या बढ़ानी होती है। कार्यभार बढ़ने पर संख्या बढ़ानी पड़ती है। तो फिर आप देखेंगे सबसे पहले 1960 में ये 8 से बढ़ाकर कितनी हो गई? 14 न्यायाधीश हो गए 1960 में। फिर 1978 में 18 हो गई। फिर 1986 में 26 हो गए और 2008 में संसद द्वारा पारित अधिनियम जिसका नाम था सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2008 पारित हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित अधिकतम संख्या 31 निर्धारित की गई थी। 2008 से जो संख्या है वो 31 निर्धारित की गई थी। लेकिन हाल ही में हमारी सरकार ने गए वर्ष 2019 में हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या में और वृद्धि करके अब संख्या हो गई है 34, यानी मुख्य न्यायाधीश से कितनी संख्या होगी? 34। 33 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, कितनी हो गई? 34। तो अभी आपको बिल्कुल स्पष्ट होना है कि वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो बेझिझक आप कहेंगे 34। और मूल संविधान में कितनी थी? तो थी 8, एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश। ठीक है। वर्तमान में हमारे जो अभी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो हैं शरद अरविंद बोबड़े। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या। अब हम ये समझते हैं कि हमारे जो ये सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, इन जजों की नियुक्ति की जो योग्यता है, उनके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, उन योग्यताओं के आधार पर बनाए। ध्यान रखना, यहाँ कोई चुनाव नहीं होते या मनोनीत नहीं होते, या बाकायदा एक प्रक्रिया के तहत उनकी नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होती है। तो इसको स्पष्ट ढंग से, अच्छे ढंग से समझना है। तो क्या क्या योग्यता निर्धारित कर रखी है? सबसे पहले कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, हमारे उच्चतम न्यायालय का जज बनेगा, वो भारतीय नागरिक होना जरूरी है। कोई भी विदेशी नागरिक भारत की न्यायपालिका में जज नहीं बन सकता। भारत का नागरिक उसकी पहली कंडीशन, शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि वह किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। भारत के वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है। किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश रह चुके हो, तथा वह व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत कर चुके हो। अगर कोई व्यक्ति 5 वर्ष तक न्यायाधीश नहीं है तो कम से कम वो 10 वर्ष तक तो हाई कोर्ट में वकालत कर चुका हो। कम से कम, मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम की बात नहीं है, मिनिमम की बात है। कम से कम 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत कर चुका हो, वो व्यक्ति ही भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। स्पष्ट हुआ? अगली जो हमारी योग्यता है वो है कि वो राष्ट्रपति की राय में कुशल विधिवेता हो, या पारंगत विधिवेता हो, या विख्यात विधिवेता हो, बहुत बड़ा जानकार हो। पर एक बड़ी बात है कि आज तक हमारे भारत के जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, इस चौथी योग्यता को किसी ने भी प्रयोग नहीं किया। अर्थात कुशल विधिवेता कोई हो और उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया हो, ऐसा हमें कोई उदाहरण नहीं मिलता। जो भी जज बने हैं वो उपरोक्त तीनों ही शर्तों को पूर्ण करने वाले जज थे। बात समझ में आई आपको? ठीक है। लेकिन संविधान में है तो अपन को समझना है और लिखना है अच्छे ढंग से। तो मैंने आपको क्या बताया कि भारत का नागरिक हो, किसी हाईकोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, कम से कम 10 वर्ष तक हाईकोर्ट में वकालत कर रहे हो या कर चुके हो, या फिर वो राष्ट्रपति की राय में
विख्यात कुशल विधिवेत्ता। ठीक है, अभी देखिए, अब अगला हम देखते हैं हमारे न्यायाधीशों की नियुक्ति। हमने संख्या देखी, योग्यता देखी, अब योग्यता के आधार पर किस प्रकार की उनकी नियुक्ति होती है, ये बात अपन को अच्छे ढंग से समझना है। तो आइए हम देखते हैं राष्ट्रपति के मतलब जो हमारे, माफ कीजिएगा, हमारे न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो किस प्रकार से होती है, आप समझिए। देखो, हमारे संविधान के अनुच्छेद 124(2) 124(2) उसका सब आर्टिकल है। मेन आर्टिकल कौन सा है? 124। तो 124(2) में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका बताया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका बताया है। क्या तरीका बताया है? इसमें स्पष्ट लिखा है। अब जो ये भाषा है वो पूरी संविधान के अंतर्गत है, मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। देखिए क्या लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा। मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के CJI से सदैव परामर्श किया जाएगा। ये 124(2) में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन देखो, आपको, मुझे लगता है क्योंकि आपको थोड़ा सा ये संवैधानिक भाषा है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन मैं आपको कन्फ्यूजन नहीं रहने दूंगा, आपको स्पष्ट करता हूँ। क्या लिखा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, इसमें एक परामर्श की प्रक्रिया का पालन करना होता है और उस परामर्श की प्रक्रिया के पालन करने के बाद राष्ट्रपति फिर इनको भारत के सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन इससे पहले एक प्रक्रिया होती है, एक परामर्श होता है। वो किस प्रकार से होता है मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ। तो देखिए, समझिए, भारत के जो मुख्य न्यायमूर्ति या भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, अब मुख्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो वरिष्ठता के आधार पर होती है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर जज कौन है, वो ही हमारे भारत का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा। लेकिन अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति का तरीका है वो इस प्रकार से है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज, हमारे सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक मंडल बनाते हैं, उसका नाम है कॉलेजियम। क्या नाम है? कॉलेजियम। कि इस कॉलेजियम, जिसमें हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के, इन 5 सदस्यीय कॉलेजियम आपस में परामर्श करता है, आपस में सलाह मशविरा करता है और उसके बाद से ये राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजते हैं कि इस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए। पर देखो, इसमें क्या है कि सबसे पहली चीज़ है कि अगर कोई न्यायाधीश जिस समय कॉलेज में बनाया है, हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के बाद में रिटायर हो रहा है, तो उस मुख्य न्यायाधीश को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस कॉलेज में जो भावी मुख्य न्यायाधीश है उसको भी शामिल किया जाए। एक ये चीज़ ये अनिवार्य रूप से शामिल करना जरूरी है। दूसरा, इस मंडल में जिस व्यक्ति के नाम पर जो सहमति है वो सबकी होनी चाहिए, आम सहमति होनी चाहिए। यहाँ बहुमत से निर्णय नहीं लिए जाते हैं कि 5 सदस्य हैं तो 3:2, ऐसा नहीं। 500 को 5 सदस्य उस व्यक्ति पर सहमत होने चाहिए जिसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा रहा है, अर्थात निर्णय बहुमत से नहीं होंगे, आम सहमति से होंगे। तथा CJI अर्थात भारतीय मुख्य न्यायाधीश की राय भी उतनी ही होगी जितनी अन्य न्यायाधीशों की राय होगी, अर्थात सबकी राय बराबर होगी। ऐसा नहीं कि आप CJI तो आपको ज़्यादा वेटेज दिया जाए और एक अन्य न्यायाधीश है जिसको कुछ वैसे, ऐसा नहीं, सबको बराबर की वेटेज देते हुए ये सब काम होगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है हमारे कॉलेजियम में किसी भी मुख्य न्यायाधीश को तरीका मतलब बनाने का। अब कॉलेजियम में जो भी सदस्य हैं, इन सभी की जो सलाह है वो लिखित रूप में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ओरली बोल दिया हो कि हाँ ठीक है, इस व्यक्ति पर हम सहमत हैं, आप इसको बना सकते, नहीं, सबकी सलाह है वो लिखित होनी चाहिए। और CJI फिर इन सिफारिशों को किसके पास भेजते हैं? सरकार के पास, और सरकार फिर इस सिफारिश को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति फिर आदेश जारी करते हैं नियुक्ति का। ये है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का तरीका। बात समझ में आया आपको? ये बिल्कुल इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है। एक बार पुनः स्पष्ट करता हूँ।
कि मुख्य न्यायाधीश सहित 4 अन्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, इन 5 सदस्य मिलकर एक कॉलेजियम बनता है और कॉलेजियम के जो सदस्य हैं वो सब बराबर की भूमिका निभाते हैं। उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और शेष अन्य न्यायाधीश सबकी सलाह को सबको वेटेज बराबर मिलता है तथा उसमें भावी मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होता है। तो ये सलाह होती है वो लिखित में होती है और जो भी इसमें निर्णय होता है वो आम सहमति से होता है, बहुमत से नहीं होता है। और इस लिखित सलाह के आधार पर इस पूरे प्रस्ताव को भेजा जाता है सरकार के पास। सरकार इस मंडल की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य है, लेकिन इसमें ये प्रक्रिया ये है कि ये देखने का प्रयास करेगी कि इसमें परामर्श का जो पालन किया है वो बिल्कुल संबंधित प्रक्रिया तय किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो सरकार फिर ये सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं होती है, उसको वापस रिटर्न भी कर सकती है। लेकिन बिल्कुल परामर्श का पालन किया है तो फिर राष्ट्रपति पास भेजते हैं और राष्ट्रपति फिर आदेश जारी करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया में। तो ये हमने समझा हमारे भारत के वर्तमान में जो लगभग 1993 से लगभग कंटिन्यू इस प्रकार से ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया है। अब मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट और बता दूं कि आज की दुनिया में कई लोकतांत्रिक देश हैं और वहाँ पे जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनाए जाते हैं वहाँ पर न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों मिलकर उसमें काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है कि सब कुछ किसको बनाना है, क्या है, सब कुछ ये न्यायपालिका तय करती है, नाम भेजते हैं और नाम भेजते फिर उसको सरकार को मानना बाध्य होता है और फिर सरकार उसको जज बना देती है, मतलब हमारे राष्ट्रपति उसको जज अपॉइंट कर लेते हैं। सरकार ने सोचा क्यों ना हम ऐसा एक आयोग बना दें। उस आयोग का काम यही होगा कि हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का, और जिसमें हमारी न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों मिलकर काम करेगी। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा होगा हमारे संविधान में एक संशोधन किया था, 99वां संविधान संशोधन, जिससे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया था 2014 में। ठीक है, इसका उद्देश्य ये था कि न्यायपालिका में उस स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करना था और कुछ नहीं। ठीक है, इस मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका और विधायिका को बराबर का अधिकार देना था। जो 1993 से जो प्रचलित कॉलेजियम सिस्टम था उसके तहत न्यायपालिका स्वयं ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करती थी, जिससे कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं थी। इससे कार्यपालिका चाहती है कि मेरी भी भूमिका न्यायाधीशों की नियुक्ति में हो। अतः संसद ने 99वां संविधान संशोधन पारित करके इसकी व्यवस्था की। अब ये जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो बनाया गया था उसमें 6 सदस्य थे और इस न्यायिक नियुक्ति आयोग का जो अध्यक्ष था वो था हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश इसके सदस्य थे तथा भारत के कानून मंत्री इसके पदेन सदस्य, तो 2 अन्य प्रबुद्ध नागरिक जो इसके सदस्य होंगे, जिनका चयन भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सीजीआई और विपक्ष के नेता वाली 3 सदस्य समिति करेगी। इस प्रकार से 6 सदस्य आयोग की संरचना का गठन किया गया था। लेकिन फिर इसको चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2015 में अपने निर्णय में 99वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया, बिल्कुल निरस्त कर दिया कि बोले ये असंवैधानिक है क्योंकि इससे हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित होती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने तर्क देकर इसको खारिज कर दिया और उन्होंने माना कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया कॉलेजियम व्यवस्था है यही बेहतर है और कुछ नहीं है। ठीक है, क्यों? कि सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति का जो मुद्दा है वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विषय है, जो संविधान का एक आधारभूत लक्षण है। इसको संविधान संशोधन द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। अब देखो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का आधारभूत लक्षण में शामिल कर ली गई, इसलिए इसको बिल्कुल ये जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है इसको निरस्त कर दिया, असंवैधानिक ठहरा दिया गया। ठीक है, ये आपको केवल जानकारी के लिए मैंने आपको बताया था कि ऐसा भी हो चुका है 99वें संविधान संशोधन द्वारा। अब वर्तमान में यही है जो प्रक्रिया मैंने आपको कॉलेजियम वाली बताई है कि कॉलेजियम के द्वारा ही हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति हो रही है। बात स्पष्ट हुई? ये था। अब बिल्कुल राष्ट्रपति ने आदेश भी जारी कर दिया, तो अब इनको शपथ कौन दिलाएंगे? तो शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, हमारे संविधान की जो 3री अनुसूची है, संविधान की 3री अनुसूची में राष्ट्रपति के समक्ष ये शपथ ग्रहण करते हैं। अर्थात भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं इनकी शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। बिल्कुल पक्का हो गया कि संविधान की 3री अनुसूची के अनुसार इसमें पूरा उल्लेख किया गया है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो शपथ है उसका क्या प्रारूप है। उस प्रारूप के आधार पर भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं।
ठीक है, इस बात को हमने स्पष्ट किया। एक बात ये समझना है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि आपको पता, मैंने पहले बताया कि हमारे देश में हाई कोर्ट हैं 25, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक ही है। अब इस सुप्रीम कोर्ट की पूरा क्षेत्राधिकार हमारा संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर है, तो इसकी जो प्रधान पीठ, मुख्य पीठ को वो एक ही है, वो है नई दिल्ली में। इसलिए आपको कहीं पूछा जाए कि इसका जो हेडक्वार्टर है, प्रधान पीठ है, वो कहाँ पर है, तो आपको यही बताना है कि इसकी कोई अन्य पीठ नहीं है, सब कुछ है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो आज हमने देखा न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की योग्यता और हमारे न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सब कुछ प्रावधान तथा इन सभी की शपथ के बारे में सब कुछ विवरण हमने स्पष्ट किया।